2 है टॉपिक नंबर, और इसका टॉपिक नेम क्या है, वो है लॉ ऑफ मास एक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा आज का। एंड डेरिवेशन, और इसको हमने डिराइव करना है, ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए इसे हमने डिराइव करना है। ठीक है, ये जो पैराग्राफ है ये वाला, ये थोड़ी देर के लिए स्किप कर देंगे। ये मैं पढ़ाने लगा हूं, ये एमसीक्यू के लिए है। टू केमिस्ट C.M. गुलबर्ग एंड P. Wag in 1864 proposed the law of mass action to describe the equilibrium state. equilibrium state को डिस्क्राइब करने के लिए दो साइंटिस्टों ने काम किया था। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन को भी स्किप कर रहा हूं मैं, ये और ये पैराग्राफ ये हम बाद में पढ़ते हैं। उसकी एक रीजन है, जब हम डिराइव नहीं कर लेते ना तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या कह रहा है। तो सबसे पहले हम इसकी डेरिवेशन पे आते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन है यूसुफ, हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन है, केमिकल रिएक्शन है, जिसमें देखें आपके पास एक कैपिटल ए है और एक स्मॉल ए है, एक कैपिटल बी है और एक स्मॉल बी है, एक कैपिटल सी है एक स्मॉल सी है, एक कैपिटल डी है एक स्मॉल डी है। अब जो मैं वर्ड बोलूंगा ना वो इस टॉपिक की जान होंगे। ठीक है, उन्हें आपने बड़ी तवज्जो से सुनना है। कैपिटल ए का मतलब होता है कि ये एक रिएक्टेंट है, और उसके स्मॉल ए का मतलब है कि ये उसके मोल हैं, उस रिएक्टेंट के ये मोल्स हैं। बिल्कुल इसी तरह कैपिटल बी का मतलब है कि ये एक रिएक्टेंट है, और स्मॉल बी का मतलब है कि ये उस रिएक्टेंट के मोल्स हैं। आगे रिवर्सिबल रिएक्शन आपको नजर आ रहा होगा, दो एरोज हैं। ठीक है, 2 एरोज हैं, वो नजर आ रही होंगी आपको। ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है। स्मॉल सी मोल्स है किसके, कैपिटल सी, और कैपिटल सी क्या है, वो यहां पे प्रोडक्ट है। अब लेफ्ट साइड वाले रिएक्टेंट होते हैं, राइट साइड वाले प्रोडक्ट्स होते हैं। तो कैपिटल डी क्या होगा, ये अनदर प्रोडक्ट है, और स्मॉल डी क्या है, ये मोल्स ऑफ द डी प्रोडक्ट। गॉट इट? यस सर। ओके, अब इस लॉ के मुताबिक अब अगर आप देखें कि ये जो हमारे पास रिएक्टेंट हैं ये मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इसे हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। इसका हमने क्या फाइंड आउट करना होता है, रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक हमने रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन फाइंड आउट करना है। और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जाहिर सी बात है, जब रिएक्टेंट के मिलने की वजह से ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है तो हम कहेंगे कि ये जो हमारे पास है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी। अब मोलर कंसंट्रेशन का मैंने वर्ड यूज किया है। कंसंट्रेशन, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होती है ये कंसंट्रेशन को जाहिर करती है, और ये जो स्मॉल ए और स्मॉल बी हैं ये मोल्स को जाहिर करते हैं, इसी वजह से ये बन जाएगा मोलर कंसंट्रेशन। तो ये डिपेंड कर रहा होता है रिएक्टेंट पे, इसी वजह से हम कहते हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितने ज्यादा रिएक्टेंट्स होंगे उनकी मोलर कंसंट्रेशन होगी, उतना ही ज्यादा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। गॉट इट? बिल्कुल सेम सीक्वेंस से ये देखें, ये सी है ये डी, ये दोनों क्या हैं, प्रोडक्ट्स हैं। तो प्रोडक्ट मिलकर जब रिएक्टेंट बनाते हैं, कल भी मैंने आपको बताया था, वो क्या होता है, वो रिवर्स रिएक्शन होता है। अंडरस्टूड? वो क्या होता है, रिवर्स रिएक्शन। तो इस रिवर्स रिएक्शन का रेट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट सी एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डी। तो अगर हम देखें इन इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करें तो कैसे होंगी, बड़ी इजी होती हैं ये देखें, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये डायरेक्ट का साइन, जब ये डायरेक्ट रिलेशन का या प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब हम हटाते हैं तो इक्वल के साथ हम कांस्टेंट यूज क्या करते हैं, और एक एफ नजर आ रहा होगा आपको, एफ फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। बिल्कुल इसी तरह नीचे देखें, ये जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो यहां भी इक्वल के साथ के आर है, के आर फॉर रिवर्स रिएक्शन। आर किसके लिए है, रिवर्स के लिए, एफ किसके लिए है, फॉरवर्ड के लिए। यहां तक समझ आ गई? अब हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो कौन सा है, इक्विलिब्रियम का है ना। तो इक्विलिब्रियम स्टेट पर जो हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो इक्वल हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन।
वो इक्वल हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। ये देखें, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। दोनों रेट बराबर होते हैं तभी हम उसे क्या कहते हैं कि कौन सी स्टेट है, अब है इक्विलिब्रियम की स्टेट। तो देखें हमारे पास है के एफ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, के एफ कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी, ये वाली, ये इक्वेशन हमने ले ली, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और के आर को देखो आप, ये है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ये इक्वेशन बनती है हमारे पास, और इक्वेशन नंबर 2 किसके लिए बनती है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के लिए। तो दोनों को हमने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। क्या कर दिया, इक्वल। इक्वल होंगे तभी हमारे पास ये क्या बनेगा, तभी हमारे पास ये बनता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम स्टेट तभी क्रिएट होती है जब ये दोनों फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। समझ आ गई? ओके। उसके बाद देखें, जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो हम इसे रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज सी है तो के सी इज इक्वल टू होता है के एफ बाय के आर। तो अगर ये इक्वल है इसके, ये देखें, तो हमारे पास ये इक्वेशन भी तो इक्वल हो जाएगी ना, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर आर होगा, ये के एफ के नीचे चला जाएगा, और ए भी जो होगा वो सी डी के नीचे आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी के सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट टू द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। के सी इज इक्वल टू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ओवर मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। गॉट इट? ओके, आप मुझे Kc is equal to molar concentration of the product and molar concentration of the reactant, इसको हमने क्या करना है, आपस में डिवाइड कर देना है, क्योंकि जो हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का आंसर आता है वो क्या आता है, के एफ बाय के आर, के एफ ओवर के आर, ये इक्वल होता है के सी इज इक्वल टू के एफ ओवर के आर। अगर ये इक्वल है तो हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, के सी लिख सकते हैं ना। तो के सी लिखेंगे तो हमारे पास जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं किस पर, प्रोडक्ट्स पर। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है के सी इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स ओवर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। समझ आ गई? केमिस्ट जनरली एक्सप्रेस द कंपोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर इन टर्म ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज। अब हमने न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो फाइंड आउट की हैं, अब आपको समझ आ गया होगा कि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के ज़रिए से हमने कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर को डिफाइन किया है। दीज वैल्यूज़ रिलेट द अमाउंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स टू रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर जो हमने बात की थी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। दीज वैल्यूज़ कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग रिलेशनशिप नोन एज द लॉ ऑफ मास एक्शन। यही वो रिलेशन था जो हमने अभी फाइंड आउट किया है, डिराइव किया, उसे क्या कहते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन। उसके बाद अब डेफिनेशन की आपको समझ आ जाएगी। इट स्टेट दैट द रेट एट विच द सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। डायरेक्ट रिलेशन हमने देख लिया था। द रेट एट विच द रिएक्शन प्रोसीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट। उसके बाद देखें, वो कहता है कंसिडर अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन इन विच ए मोल्स ऑफ रिएक्टेंट capital A and B moles of reactant capital B react to give small c moles of product capital C and small d moles of product capital D at equilibrium। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन था जिसे हमने डिराइव किया, जिसमें हमारे पास मोल्स हैं स्मॉल लेटर में और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स हैं कैपिटल में। जी यूसुफ, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? समझ आ गई ना? तो लास्ट वाली एक्सप्लेनेशन है, वेयर के सी इज इक्वल टू के एफ बाई के आर एंड इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड अबव इक्वेशन इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। इसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन कहते हैं। द स्क्वायर ब्रैकेट्स इंडिकेट द कंसंट्रेशन ऑफ द केमिकल स्पीशीज